गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप महिंद्रास में आपका स्वागत है। हमारे पॉलिटी की जो लेक्चर्स चल रही थी, जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी 6 नंबर की क्लास है। जिन भी जो भी कैंडिडेट आज नए ऐड हो रहे हैं वो उन 5 क्लास को एक बार जरूर देखें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस हिसाब से कैसे कैसे रिपीट होते जाते हैं हर एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पे सीधे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है। आपसे पूछा गया है कि जो सरकारिया आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। लास्ट वाली क्लास में भी हमने इसी पर बात की थी कि जो सरकारिया कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो आपको याद रखना है 1988 सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है वो कब की है, 1988 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आप इस पर स्टार मार्क बना करके रखें और इसको याद कर लें। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जस्टिस रामास्वामी। ठीक, ये सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके विरुद्ध जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या किया गया था कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस अप्लाई किया गया है इंडिया में। तो आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है, जस्टिस रामास्वामी। क्या नाम है, जस्टिस रामास्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सभी को पता होता है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे नहीं है तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट का कार्यभार कौन संभाल रहा होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है कि यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा सौंपेगा। किसको इसमें से सौंप सकता है, किसको वो अपना इस्तीफा देगा। तो याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हो सकता है आपके लिए कि अगर जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं अगर वो अपने रिजाइन देना चाहें तो वो किसको दे सकते हैं। तो याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है कि 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है ना, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 1977। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि इमरजेंसी जब लगती है 1975 से 77 के बीच में तो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी जी हैं। उस टाइम पर हमारी जो पीएम थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। जो लोकसभा में मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको याद रखना है दो। ये 2019 का क्वेश्चन है, याद रखेगा। जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बोलेंगे दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति के पास है कि संसद के जो सदन है, संसद में 2 सदन है आपके, उनको बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो आपको याद रखना ये प्रेसिडेंट साहब ही बुला सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो किसके पास नहीं थे, प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की संसद में क्या क्या सम्मिलित है। ठीक है ना, भारत की संसद में क्या क्या सम्मिलित है। तो आप बोलेंगे प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। याद रखना है क्या कि प्रेसिडेंट साहब होंगे उसमें, हाउस ऑफ पीपल होगा और काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, जिसको आप बोलते हैं पार्लियामेंट, जिसको आप बोलते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि इसमें से कौन सा निहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बोलेंगे प्रेसिडेंट तो होगा ही होगा आपकी पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पीपल होगा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बोला यह गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है। ठीक है ना, पॉपुलर चैम्बर। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलर चैम्बर, ठीक है ना, किसे कहा जाता है। तो याद रखना पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। एक लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाएगा, तो लोकसभा पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने के लिए जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के जो भी इलेक्शन होंगे उससे संबंधित जो भी आपका इंक्वायर है, जो भी डाउट्स है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो कौन संभालता है, उसको देखता कौन है,
तो ऑब्वियस सी बात है उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही देखता है इसकी सारी की सारी चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब जो भी आपके संसद है, जो आपका संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसमें लोकसभा राज्यसभा है, उसकी इन दोनों सदनों को अगर बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो आपको याद रखना है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है ना, आपको याद क्या रखना है, ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, कि भाई अगर दोनों ज्वाइंट सेशन बुलाई जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103, एक आर्टिकल है 103 के तहत, ये क्वेश्चन आ रखा है, याद रखेगा, ये लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गणपति सदन के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, 1/5, याद रखना है, पांचवा हिस्सा। ठीक है, सॉरी 1/10, 1/10 क्या है आपका, 1/10 है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, 10वां हिस्सा होना चाहिए, 1/5 नहीं, 10वां हिस्सा होना चाहिए। बोला जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए, तो 1/10वां, 10वां हिस्सा होना चाहिए, याद रखना है आपको। ठीक है ना, 10वां हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि प्रथम लोकसभा का पहला सत्र, फिर से क्वेश्चन वही आ गया कि पहला लोकसभा जो था उसका पहला सत्र कब स्टार्ट हुआ है, तो आपको याद रखना है 13 मई 1952। ठीक है ना, जो हमारी फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, पहला सेशन पहली लोकसभा का कब हुआ है, 13 मई 1952। ठीक है ना, 13 मई 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि लोकसभा में प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय कौन करता है, मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन लोकसभा, ये कौन करता है, वो कौन डिसाइड करता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो एडमिसिबिलिटी में फॉर्म में है भी कि नहीं है। तो आपको याद रखना ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है। जो भी स्पीकर बैठे होते हैं वहां पर, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये कोई क्वेश्चन आपका जो है वो एडमिसिबिलिटी में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनका प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है। ठीक, आपको याद रखना है कि शून्यकाल के दौरान आप कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने टाइप के मतदान में उनका प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है। मतलब शून्यकाल में आप कितने सारे मामले उठा सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन सार कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 20। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको 20। ठीक है ना, 165 का आंसर जो होगा वो कितना होने वाला है, 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये जा रहा है कि मैटर्स विच आर नॉट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मेंशंस अंडर रूल ऑफ लोकसभा। जो आदेश मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है, वो लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है कौन से नियम के तहत उठाया जाता है, तो ये होगा 377। ठीक है, ये कौन सा है आपका, 377, अंडर रूल ऑफ 377 के तहत हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि 1994 के बाद से आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं। याद रखें 1994 के बाद बोला जा रहा है आपसे कि 1994 के बाद एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है 3। ठीक है ना, राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि कितने बुलाए जा सकते हैं भाई, 3 बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेट याद रखना है आपको, 1994 है। ठीक है, चलिए बोला यह जा रहा है कि जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक, ये पूछा जा सकता है क्योंकि उसी समय हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उस समय पहला जज किसको बनाया गया था, तो 1950 से लेकर के 51 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना, बीपी सिन्हा नाम था उनका, तो उनका पूरा नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब ये क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट वन आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट 2 बार बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है, तो आपको याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है ना, नाम क्या है उनका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है।
अब लोकसभा के बारे में आपने सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी होगी, आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सी इसमें से सही नहीं है, तो आप जरा ध्यान से देखें। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है जी, ये नहीं गलत हो सकती, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, बस यही गलत है जी, ठीक है ना। धन विधेयक है कि नहीं है उस पर केवल स्पीकर ऑफ लोकसभा बोल सकता है, बाकी किसी के बारे में कोई नहीं। याद रखना है आपको कि कोई भी बिल, लोग आपका फाइनेंशियल बिल है कि नहीं है, कोई भी बिल आपका फाइनेंशियल डिविजन धन विधेयक है या नहीं है, ये केवल लोकसभा का स्पीकर तय करेगा, ठीक। तो यही बात गलत होगी, बाकी तीनों बातें, अगली अगली वाली बातें भी सही है। कैसे बोल रहा है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है जी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में, बिल्कुल ये भी करेक्ट है जी, इसका मतलब केवल बी ऑप्शन वाला गलत होगा आपका, ठीक। याद रखना धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा स्पीकर करता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आई होप समझ में आ रही होगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया कि व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, फिर से भी बात बोली गई कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ है, तो प्रथम लोकसभा का गठन आपका 1952 में हुआ है, अभी आपने डेट देखा था 13 मई को था, ठीक है ना। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ है आपका, 1952 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति इनमें से किसके पास है, कौन अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट साहब ही जारी कर सकते हैं, ये तो पढ़ाई होगा सभी लोगों ने, फिर जब भी जो तैयारी करता है उसके सामने जरूर आता है कि भाई अध्यादेश की घोषणा कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट साहब के अलावा कोई नहीं अध्यादेश नहीं निकाल सकता है, ऑर्डिनेंस जो भी जारी करता है वो केवल प्रेसिडेंट सर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, आर्टिकल 274, याद रखना है आपको, आर्टिकल 274 किसके पहले हो सकता है, प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है, ठीक है ना। 174 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बोला यह जा रहा था कि एज पर आर्टिकल 274 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हु प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू द बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन, कोई भी बिल अगर आप प्रेस कर रहे हो उसके लिए पूर्व अनुशंसा किसकी लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट सर की लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है ना। कौन सा भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेगा, तो देखिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, बस यही सही है जी। पहली लाइन हमने पढ़ी और मुझे पता चल गया कि संसद के दोनों सदन एवं राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं, बाकी कोई भाग नहीं ले सकता, ठीक है ना। इलेक्टेड नॉमिनेटेड ये सब बेकार है, कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको बस एक बात याद रखनी, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, ठीक है ना, अपर हाउस को क्या कहा जाता है, तो याद रखना अपर हाउस राज्यसभा कही जाती है, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेना है कि जो आपकी अपर हाउस है, अपर हाउस ये राज्यसभा है, और जो आपकी लोअर हाउस है वो आपकी क्या है, लोकसभा है, ठीक। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अपर हाउस कौन है, तो राज्यसभा है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपसे बोला जाए कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है, अब लोकसभा में ही आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ले लिया तो किसे रिजाइन देना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एनी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ, ठीक। अब आप देखें ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, ठीक, आप इस पर दिमाग लगाइएगा और इसको याद ही कर जाइएगा। क्या बोला जा रहा है कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है, तो याद रखना है प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट सर का साइन नहीं होता है तब तक कोई भी चीज कानून नहीं बन सकती, वो बिल ही रहेगा। जब प्रेसिडेंट सर का साइन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट वन आपसे बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता, फिर से वही क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, तो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, ये मैंने अभी आपको बोला था कि ये तो भाग लेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये भी भाग लेगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी भाग लेगा। अब नॉमिनेटेड मेंबर ये नहीं भाग लेते, बस आपको यही याद रखना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट के, वो नहीं भाग लेंगे भाई राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, अभी आप देखा होगा कि अभी यही क्वेश्चन पीछे गया हुआ है, ठीक है ना, और सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो याद रखना डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, जो लोकसभा के स्पीकर होंगे डिप्टी स्पीकर, वो क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की क्या कर सकते हैं, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। आज हमने 30 क्वेश्चन लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी पिछले आपके सीरीज चल रही है, जो भी 6 लेक्चर्स, 5 जो वीडियो जा चुकी हैं, आप उसको एक बार जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, ठीक।
जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। ठीक, तो आई होप आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को करा रहे हैं। आज 180 करीब करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग लगभग अगर आप देखें तो हम 200 के करीब पहुंचने वाले हैं क्वेश्चंस को। अगर आपने पॉलिटी एक बार पढ़ी होगी और अगर आपने इस सीरीज को एक बार लगा लिया तो आपके क्वेश्चंस लगभग लगभग पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।